नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर होंगे। देखिए, आज है 26 जो है मई और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे क्या, रिवीजन। और मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं कि हर दिन कहता हूं कि आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो एक चीज क्या है, वो है आपका रिवीजन। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, अगर आप चीजों को बार बार नहीं पढ़ेंगे तो क्या होंगी, चीजें आपके सामने भूलती हुई चली जाएंगी और सारी चीजें आपकी बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप भले ही कम पढ़ें, आप भले ही कम कंटेंट रेडी करें, लेकिन उस उतने कंटेंट को आपके दिमाग में चीजें वो फिट रहनी चाहिए। दैट मींस की चीजें आप भूलनी नहीं चाहिए, है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग लास्ट जिक्र करेंगे रिवीजन। नंबर 1 क्वेश्चन क्या था लास्ट ईयर का हमारा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो है देश भर में पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों का क्या किया है, उद्घाटन किया है ना। तो याद रखिएगा। आगे, भारत का दवा उद्योग वैश्विक स्तर पर एक विशाल उद्योग है जो मात्रा के मामले में तीसरे स्थान पर और मूल्य के मामले में 14वें स्थान पर है। जेनरिक दवाओं की बात कल हम लोग कर रहे थे, किस प्रकार से जेनरिक मेडिसिन में इंडिया जो है ग्लोबली जो है अपने आप में जो है बहुत ही प्रतिष्ठित कंट्री के रूप में सामने उभर के आया हुआ है। ठीक है, कल हमने आपको जेनरिक मेडिसिन के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि आप लोग नॉर्मल मेडिसिन के कंपैरिजन में जेनरिक मेडिसिन को ज्यादा प्रेफर किया करिए, राइट, क्योंकि ये सस्ती होती हैं और उतना ही इंपैक्ट करते हैं जितना कि अदर मेडिसिन होती हैं। हिंद महासागरीय रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 24वीं जो बैठक हुई वो भावी पीढ़ी के टिकाऊ हिंद महासागर विषय के तहत पूरे क्षेत्र के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि एक साथ है। ये इस बार थीम रही है और ये बैठक जो है अभी हाल ही में 24वीं बैठक अभी हाल ही में संपन्न हुई है। ये एक पॉइंट हमें छूट गया है, चलिए खैर कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मई को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट है, ये पूर्वोत्तर राज्यों में जो है इन्वेस्टमेंट को लाने का एक प्रयास है, जहां जिससे क्या होगा, वहां पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और फिर उससे क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यानी कि औद्योगिकीकरण होगा, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों में विकासात्मक गतिविधियां तेज होंगी। आगे, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने मस्तिष्क से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कुछ नई दवाएं खोजी हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों ने इसमें बताया कि जो ये आपका पेप्टिडोमिमेटिक्स है नामक के विशेष प्रकार की दवाएं इन बीमारियों के लिए जो कि मस्तिष्क से संबंधित है उनके लिए बढ़िया काम करेंगे, है ना। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डे का कार्यकाल 1 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है। यही पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, आईबी के चीफ है ना। चलिए, भारत ने वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के विरुद्ध अपने प्रयासों और ऑपरेशन सिंदूर के संदेश को साझा करने हेतु कूटनीतिक संवाद की शुरुआत की है। अर्थात भारत के जो अलग अलग मंत्री हैं, सांसद हैं, वो अलग अलग देशों में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान की हकीकत को वैश्विक पटल पर कूटनीतिक जो है तौर पर सामने रखेंगे। भाई देखो, ये वाला जो कंट्री है ये कैसा है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये अपने आप में इन फ्यूचर के लिए भी जो है अपने आप में भारत सरकार जो है व्यापक स्तर पर इस पर काम कर रही है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच एयरक्राफ्ट कैरियर तकनीकी सहयोग पर आधारित संयुक्त कार्य समूह की 8वीं जो बैठक है वो 13 से लेकर के 16 मई 2025 के मध्य में आयोजित की गई, कहां पर, भारत में। तो ये हो गया हमारा लास्ट का रिवीजन। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया था, सभी लोगों ने बताया था इसका सही, यानी कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को, है ना, 22 मार्च को। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। ठीक है, ओजोन डे 16 सितंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, है ना। ये सारे दिवस क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए, ग्रीस में भी हाल ही में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया हुआ है, आप जानते होंगे। ठीक है, और जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस ने बताया कि ग्रीस के क्रेते के तट के पास गुरुवार को जो है 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। ठीक ठाक लेवल का भूकंप था अपने आप में, व्यापक स्तर पर वहां पर हानि हुई। ठीक है, ग्रीस कई प्रमुख फॉल्ट लाइनों पर स्थित है और लगातार भूकंपीय गतिविधियों का सामना करता रहता है। कौन सा देश? ग्रीस, है ना। यह यूरोप के सबसे भूकंप सक्रिय क्षेत्रों में से एक है जो अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच सीमा पर बसा हुआ है। और यही कारण है क्या कि यहां पर भूकंप तेजी से आते हैं।
आप जानते होंगे भूकंप आने का जो सबसे मुख्य रीजन है वो क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक का आपस में टकराना है, ब्रेक होना है ना। प्लेटें सामान्य तौर पर तीन प्रकार से जो है टकराती हैं। एक अपसारी होता है, जब प्लेटें क्या होती हैं, अपसारी होता है, एक अभिसारी होता है ना। जो एक बार में क्या होता है, जब प्लेटें आपस में क्या होती है, दूर जाती हैं, ठीक है, और एक बार क्या होता है पास आती हैं, तो भारी वाली प्लेट जो है नीचे चली जाती है। ये सब चीजें आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ी होंगी, मुझे लगता है कि पूरा अपसारी, अभिसारी, है ना। तो ये चीजें कई बार आप एग्जाम में खासकर मुख्य प्रश्न पूछा था कि बताओ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। अब आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए, भूकंप क्या है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें जो है पृथ्वी की सतह पर अचानक हिलती है। यह हलचल आमतौर पर धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने या खिसकने या फिसलने के कारण होती है। सिंपल सी बात है, दो प्लेट्स हैं आपस में इस तरीके से, तो अगर ये क्या होगी, एक दूसरे के पास आएगी तो क्या होगा, अगर ये भारी चट्टान है तो क्या होगी, ऐसे इसके नीचे आरोपित हो जाएगी, ठीक, या फिर इसके ऊपर चली जाएगी। कई बार क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे के, है ना। कई प्रकार के कंडीशन यहां पर बनते हैं, आप जानते होंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे इसमें, है ना। भूकंप के प्रमुख कारण क्या है। पहला कारण टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल, यानी कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई भी जो है टकराव उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, ये एक प्रकार का भूकंप निकलता होता है। यानी कि पृथ्वी की सतह कई टुकड़ों यानी कि प्लेट्स में क्या है, बटी होती है। सिंपल सी बात है, जो सतह है क्या है, कई प्लेट में डिवाइडेड है, जो निरंतर क्या रहती है, गति में रहती है। जब ये टकराती हैं या फिसलती हैं तो ऊर्जा निकलती है जो भूकंप का कारण बनती है अपने आप में, ठीक। आगे, ज्वालामुखी गतिविधियां भी अपने आप में भूकंप का कारण बनती है। कई बार जब बड़े ज्वालामुखी में जो है विस्फोट होता है तो वो अपने आप में क्या होता है, भूकंप का एक प्रमुख कारण बनता है। भूकंप के कारण ज्वालामुखी गतिविधियां उत्पन्न होती हैं और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण क्या होता है, भूकंप होता है। दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। आगे, मानव निर्मित कारक भी कई बार होते हैं, जैसे कि खनन हो गया, बांध हो गया, भूमिगत परमाणु परीक्षण हो गया। इन सभी के कारण यानी कि कृत्रिम रूप से भी, यानी कि मनुष्यों की जो मनुष्य आजकल गतिविधियां कर रहा है उन गतिविधियों के फलस्वरूप भी कहीं ना कहीं भूकंप आते हैं। और एक बात याद रखिएगा, भूकंप आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्री के लिए, ठीक है, ये आपके मेंस के लिए, और ये आपके इंटरव्यू के लिए, और ये आपके एसए के लिए, ये सभी स्तरों पर, और आपके सामान्य जीवन के लिए भी आवश्यक है। कल को कभी कभी भूकंप आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई भूकंप आता है तो क्या करना है, क्या ना है, क्या नहीं करना है ना। भूकंप की तीव्रता और मापन की अगर बात करते हैं तो आप जानते होंगे इसका भूकंप की जो तीव्रता होती है किस पर मापते हैं, रिक्टर स्केल पर, है ना। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर अर्थात रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। जानते भी होंगे, कई बार प्रश्न भी पूछता है। यह स्केल 1 से लेकर के 10 तक होता है। जितना अधिक अंक होगा उतना ही अधिक क्या होगा, ये खतरनाक भूकंप माना जाता है ना। चलिए, भूकंप के प्रभाव की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि भूकंप के प्रभाव के बारे में नहीं जानते होंगे। इमारतें गिर जाती हैं, जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अपने आप में, व्यापक जान माल की हानि होती है, लाइट खराब हो जाती है, बहुत सारी चीजें नुकसान होती हैं। ये सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं कि किस प्रकार से जो है स्थितियां यहां पर बनती हैं। भूकंप अगर आ गया तो बचाव क्या करना चाहिए, मजबूत और भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण करना चाहिए। आप जानते होंगे मैप के माध्यम से जो है अब जो है घर बनते हैं आजकल, है ना। अगर विदाउट मैप आप बनाते हैं तो इलीगल होता है, इसलिए भूकंप रोधी जो है घर बनाना चाहिए आपको, है ना। इसके अलावा भूकंप के समय ड्रॉप, कवर और होल्ड, नीचे झुके, सर ढके और टेबल किया मजबूत चीज के को पकड़े, है ना। कई बार क्या होता है कि ऐसे आ गया भूकंप तो आपके नीचे जो तखत होती है, कोई चीज हो तो उसके नीचे घुस जाओ, ताकि अगर कोई चीज गिरे तो आपके ऊपर ना गिरे बल्कि उस वस्तु के ऊपर गिरे। तो कई प्रकार की चीजें क्या होती हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे ही सन 2002 या 3-4 की बात है, ये हो हल्ला हो गया कि भैया भूकंप आने वाला, बहुत भयंकर वाला, सब जो है उत्तर प्रदेश तो तहस नहस हो जाएगा। फादर हमारे भैया थोड़ा सा इस मामले में डरते हैं, उन्होंने कहा कि भाई भूकंप आ जाएगा, अब घर में जितना दूध मिठाई उठाई था उन्होंने खा लो, आज सारा कुछ खा लो, क्योंकि आज तो रात में भूकंप आना है, पता नहीं क्या होगा। अब भैया से डर के मारे सारा दूध मिठाई जो भी था सब खा लिया गया, पेट भरा था तो भी, खाली था तो भी, सब कुछ खा लिया कि भैया सुबह हो ना हो किसने क्या देखा है। बड़ा बहुत भयंकर जो है रिमर उड़ा या जो भी कह लीजिए। हालांकि आशंका बिल्कुल व्यक्त की गई थी और उसी दौरान जो है गुजरात में भूकंप आया था, तो एक बड़ी जो है घटना देखने को मिली थी उस समय। हम लोग पूरी रात जो है घर से बाहर रहे कि भूकंप कभी भी आ सकता है, पता चला सुबह हो गया और खतरा टल गया। खैर 2002 की शायद बात है, आई थिंक मुझे लग रहा है। भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जब धरती के अंदर चट्टानें टूटती हैं, यानी कि ब्रेक होती हैं, है ना,
या टेक्टोनिक प्लेटें खिसकती हैं तो इससे ऊर्जा मुक्त होती है जो तरंगों के रूप में धरती के अंदर और सतह पर फैलती है। इन्हीं को भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, अब इनके प्रकार हैं जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वेव, एस वेव और एल वेव आप जानते होंगे। ये तीनों वेव से संबंधित प्रश्न आप एग्जाम में खूब पूछा जाता है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको रेडी कर लेंगे। पी वेव क्या होती है? सबसे पहले महसूस की जाती है या सबसे तेज होती है। पी प्राइमरी है ना अपने आप में। चलिए, ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं और यही फैक्ट आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है ना। आगे पीछे कंपन पैदा करती हैं। इसके अलावा एस वेव है, सेकेंडरी वेव इसको बोलते हैं। पी तरंगों के बाद आती हैं, पहले प्राइमरी आएगी देन सेकेंडरी आएगी। ठीक है, धीमी होती है, केवल ठोस माध्यमों से गुजर सकती है, द्रव में और गैस में नहीं गुजरती हैं ये। इसके बाद सरफेस वेव या सतही तरंगे होती हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, पी अब इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली क्या होगा? सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं पी वेव, कई बार इसको एल वेव भी कहते हैं ना। ये पृथ्वी की सतह पर फैलती हैं और ये इनसे इमारतें गिर सकती हैं। यानी कि जो सरफेस जो आपकी वेव होती है ये सेकेंडरी वेव्स हो गई और ये क्या हो गई? सरफेस वेव्स हो गई। सरफेस वेव से ही क्या होती हैं? सबसे विनाशकारी होती हैं और पृथ्वी की सतह पर ये जो है फैलती हैं, इनसे इमारतें गिर जाती हैं। तो ये कई बार पूछा गया है कि पी वेव, एस वेव और जो सरफेस वेव में से कौन सी सबसे खतरनाक होती है? आप कहेंगे सर सरफेस वेव्स, है ना। कई जगह पर पी वेव, एस वेव और एल वेव भी लिखा मिलता होगा आपको, है ना। चलिए, भूकंप का अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर क्या होता है? ये कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो अधिकेंद्र या एपिसेंटर क्या होता है? ठीक है, यह वह स्थान होता है जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले और सबसे तीव्र रूप में महसूस की जाती हैं। वही क्या होता है? मेन एपिसेंटर होता है वहीं पर। ठीक है, ये भी कई बार अधिकेंद्र जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जहां भूकंप वास्तव में उत्पन्न होता है उसे केंद्र बिंदु यानी कि फोकस कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं, जहां से उत्पन्न होगा। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आप एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों से प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसको आप आज ही रट लेंगे। इसके अलावा भारत के कुछ भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं, यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भाई साहब सारी चीजें नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, इतना डिटेल में कोई कराएगा नहीं। सोनिक जोन 5 जोन अत्यंत उच्च जोखिम क्षेत्र होता है। इसमें क्या क्या आएगा एरिया? कश्मीर आपका, उत्तर पूर्वी भारत आपका, उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा जो है मेघालय, ये क्या है? अत्यंत उच्च जोखिम यानी कि हाई डेंजरस जोन के अंतर्गत ये आते हैं, जो कि सोनिक जोन 5 के अंतर्गत इसको रखा गया है। आगे इसी में आपका उत्तर बिहार आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा और कुछ भाग उत्तर प्रदेश और उत्तर बंगाल के भी इस सेस्मिक जोन 5 में आते हैं। ये बात पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी सोनिक जोन 4 में उच्च जोखिम क्षेत्र, इसमें क्या आएगा? आपका जम्मू और कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर बंगाल के कुछ क्षेत्र आएंगे इसमें। दिल्ली और जो है उसके आसपास के क्षेत्र जैसे कि गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद आदि इसमें आएंगे। हरियाणा के कुछ हिस्से हो गया और गुजरात का कच्छ का क्षेत्र हो गया। सोनिक जोन 3 में यानी कि जो मध्यम जोखिम क्षेत्र है, यानी कुछ हल्का हल्का जोखिम है, इसमें महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दक्षिणी राजस्थान हो गया, उड़ीसा का कुछ भाग हो गया, तेलंगाना और कर्नाटक के कुछ क्षेत्र होंगे। ठीक, आगे सोनिक जोन 2, इसमें क्या आएगा? कम जोखिम है, यानी कि यहां पर भूकंप ज्यादा नहीं आता। जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के आधिकारिक हिस्से, छत्तीसगढ़, पंजाब का अधिकतर भाग, ये सब क्या है? कम जोखिम वाले क्षेत्र है। यहां पर लोड लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर हम लोग बात अभी करें तो उत्तराखंड का जो कुछ एरिया है और दिल्ली का एरिया है, ये अपने आप में डेंजर जोन में इस समय है, क्योंकि ये क्रम ना बदलता रहता है अपने आप में। तो अभी जो नंबर बड़ा भूकंप का है ये खासकर उत्तराखंड के कुछ हिस्से और दिल्ली के एरिया है, कुछ हिस्सा सम पार्ट ऑफ यूपी, है ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब आप बताइए भूकंप के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्रीस में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी की सतह कई टुकड़ों में बटी होती है जो निरंतर गति में रहती है। जब वे टकराती हैं या फिसलती हैं तो ऊर्जा निकलती है जो भूकंप का कारण बनती है। बिल्कुल सही बात है। तो बस दोनों कथन सही, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, बिहार के मुंगेर जिले में जमालपुर रेल कारखाने में डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र का शिलान्यास किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं कई बार कहता हूं जब कोई बड़ा आयोजन होता है या जब किसी बड़ी चीज को किसी चीज का उद्घाटन किया जाता है तो प्रश्न एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर बिहार के क्षेत्र में जहां पर इतना ज्यादा जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव ने 23 मई को बिहार के मुंगेर जिले में जमालपुर रेल कारखाने में डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र का शिलान्यास किया। पॉइंट याद रखिएगा।
इस परियोजना पर लगभग लगभग 79 करोड़, ठीक है, यानी कि 79 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इस परियोजना के पूरा हो जाने पर क्या होगा, जमालपुर कारखाने में 800 डिब्बों तक का रख रखाव संभव हो पाएगा, यानी कि इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। और अगर बात करते हैं इस जमालपुर रेल कारखाने की स्थापना की, तो अगर स्थापना की बात करेंगे तो क्या होगा, ब्रिटिश शासन के दौरान 1862 में की गई थी। तो हो सकता है कि कई बार आपके साथ पूछ ले कि बताओ ये जो आपका जमालपुर रेल कारखाना है इसकी स्थापना कब हुई थी, आप कहेंगे सर 1862 अर्थात 1862 में जमालपुर जो है ये जो आपका रेल कारखाना है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और यह एशिया के सबसे पुराने रेल रखरखाव डिब्बों में से एक गिना जाता है ना। आगे रेल मंत्री जमालपुर रेलवे स्टेशन का भी इन्होंने फिर बाकी निरीक्षण वगैरह किया साथ साथ में, ठीक है। चलिए बताना है कथन कौन सा सही है। तो इसमें लिखा है कि 23 मई को बिहार के मुंगेर जिले में जमालपुर रेलवे कारखाने में डिब्बा और हार्डिंग केंद्र का शिलान्यास किया। किन्होंने, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा बताओ रेल मंत्री कौन है, ठीक है। कई बार लोग पगला जाएंगे, भूल जाएंगे, कहेंगे लो ये नहीं ये हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में मंत्रियों से संबंधित प्रश्न भी कई बार पूछा था, राज्यपाल कौन कौन से किस राज्य के हैं, मंत्री कौन से हैं ना, तो याद रखिएगा इस सब बातों को भी। चलिए, इस परियोजना के पूरा होने से जमालपुर कारखाने में 800 डिब्बों तक रखरखाव का जो है कार्य संभव हो पाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि दोनों कथन हो जाएंगे सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, फिच वैश्विक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का संशोधित अनुमान जो है जारी किया है। और आप फिच रेटिंग्स एजेंसी के बारे में निश्चित तौर पर जानते होंगे, ये जो है डेटा भारत को लेकर के जारी करता रहता है। तो अभी हाल ही में संशोधित डेटा इसने जारी किया है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जो भैया 5 वर्ष में, अगले नेक्स्ट 5 ईयर में जो एक एवरेज जो जीडीपी होगी वो भारत की होगी 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और फिच हो गया, आईएमएफ हो गया, अगर ये सब भारत की जीडीपी को जो है एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ कुछ ये रहेगी, तो ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। आईएमएफ का भाई डेटा हमने आपको कराया था कि भाई आईएमएफ ने कितना एक्सपेक्ट किया है कि जीडीपी का। और सबसे बड़ी बात है कि इन बदलते हुए भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत अपने आप को बड़ी मजबूती के साथ जो है बनाए रख रहा है। ये सरकार की पहल कह लीजिए, विकासात्मक गतिविधियां कह लीजिए, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अभी वर्तमान में भारत अपने आप को बड़ी मजबूती के साथ जो है वैश्विक पटल पर स्थापित कर रहा है। और इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि जो जीडीपी के मामले में हम अपने आप में ठीक ठाक स्थिति में है ना। चीन की जीडीपी कहने के हमसे कम होती चली जा रही है इन कंपैरिजन टू, है ना। चलिए, तो वैश्विक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का संशोधित अनुमान व्यक्त किया है। एजेंसी के अनुसार सकल रोजगार में वृद्धि के कारण भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 0.2% अधिक रहने की संभावना है। यानी कि इतना डेटा कहा है, इतना अधिक रहेगा इस बार। तो यह बड़ी बात है अपने आप में, है ना। आगे दूसरी तरफ एजेंसी ने क्या किया, एजेंसी ने चीन के विकास अनुमान को घटाकर 4.3% कर दिया है, जो पहले 4.6 था। तो यह भी आप देख पा रहे होंगे, चीन घट रही, हमारी बढ़ रही है अपने आप में, है ना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पिछले महीने जारी रिपोर्ट के अनुसार भी भारत सबसे तेज गति वाला प्रमुख देश बना हुआ है। मैंने आपको कराया था कि भाई हम तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल हो रहे हैं, और यही कारण है कि हम जापान को बहुत जल्दी पीछे छोड़ते हुए विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनके सामने उभरेंगे, है ना। यह अगले 2 वर्ष में 6% से अधिक की वृद्धि वाला एकमात्र देश होगा। बड़ी बात है, सोचो अपने आप में, है ना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने 120 से अधिक देशों के विकास पूर्वानुमान में कटौती की है अपने आप में, लेकिन भारत अपने आप में क्या है, मजबूत स्थिति में बना हुआ है। चलिए, तो वैश्विक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्षों में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का संशोधित अनुमान व्यक्त किया है। हमने आपको जस्ट बताया क्या होगा, इसमें क्या उत्तर होगा, 6.4, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, चागोस द्वीप समूह विवाद, निश्चित तौर पर आप इसके बारे में जानते होंगे और ये चर्चाओं में भी रहा है। लेटेस्ट अभी ये न्यूज इस पर आई हुई है, ठीक है। तो क्या न्यूज है, चागोस द्वीप, ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे, चागोस आइसलैंड है ये, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है अपने आप में यहां पर। और ये चर्चाओं में क्यों है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है जानकारी आपको इसकी होनी चाहिए। क्या हुआ है अभी हाल ही में, तो हुआ यह है कि डिगियो गार्सिया सहित चागोस द्वीप यानी कि डिगिया गार्सिया पार्ट ऑफ चागोस द्वीप समूह को फिर से
मॉरिशस के पूर्ण नियंत्रण में सौंपे जाने का स्वागत किया गया है। यह विवाद दरअसल चागोस द्वीप को लेकर के बहुत लंबे समय से चल रहा था, यानी कि ब्रिटेन और जो है मॉरिशस के मध्य में इस चागोस द्वीप को लेकर के बहुत लंबे समय से डिस्प्यूट चल रहा था। कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संधियों के माध्यम से इस पर बातचीत की गई, लेकिन मामला सुलटा नहीं। इस बार क्या हुआ, मामला सही हो गया है। अब इस चागोस द्वीप को दरअसल मॉरिशस के पूर्ण नियंत्रण में सौंप दिया गया है। तो ये जो है, और भारत भी यही चाहता था कि भैया इस चागोस द्वीप को जो है मॉरिशस को क्या किया जाए, दे दिया जाए, है ना। इस संबंध में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच पिछले वर्ष अक्टूबर में सहमति बनी थी और फाइनली इस बार इस पर जो है साइन कर दिया गया है। ठीक है, विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस समय से लंबे समय से चला आ रहा चागोस विवाद समाप्त हो गया और मॉरिशस को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो ये अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या है चागोस द्वीप समूह विवाद, आइए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग। तो चागोस द्वीप समूह विवाद ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच एक लंबे समय से चला आ रहा था। अब आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में, किन देशों के मध्य में चागोस विवाद रहा है। आप कहेंगे सर मॉरिशस और ब्रिटेन के मध्य में। ठीक है, जो मुख्यतः चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। इस विवाद में इतिहास, उपनिवेशवाद, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के पहलू भी शामिल है इसमें। चलिए, पृष्ठभूमि क्या है, चागोस द्वीप समूह क्या है, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। अब देखो यहां पर मैप में दिखाया था, नहीं दिखाया था, ये देखो, ये क्या है आपका इंडियन ओशियन है और यहां पर क्या है आपका चागोस द्वीप है। यानी कि इंडियन ओशियन में क्या है, चागोस द्वीप भैया कई मामलों में सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से कई मामलों में क्या है, इंपॉर्टेंट है अपने आप पे। ठीक है, चलिए, तो चागोस द्वीप समूह जो है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है जिसमें सबसे प्रमुख द्वीप क्या है, डिएगो गार्सिया है। ये डिएगो जो गार्सिया है, ये इस चागोस जो है उसका द्वीप क्या है, इंपॉर्टेंट है, डिएगो गार्सिया। ये यहां पे आप देख पा रहे होंगे डिएगो गार्सिया। ठीक है, ये डिएगो गार्सिया द्वीप का, ये सबसे इस चागोस जो है द्वीप समूह का सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका क्या, डिएगो गार्सिया है ना। इसको मैप से थोड़ा सा जूम करके देख लो आप लोग थोड़ा सा, ये देखो, है ना, ये चागोस आइसलैंड है, ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है और यहां पर देखिए इंडियन ओशन दिखाई पड़ रहा होगा। और यहां पर अगर इसको, अब इस एरिया को अगर आप जूम करेंगे तो ये जूम होकर जाएगा यहां पर, और यहां पे आप इसको इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, यह द्वीप समूह 1965 में ब्रिटेन द्वारा मॉरिशस से अलग कर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के रूप में स्थापित किया गया था। अब यही समझो विवाद का मामला क्या था, ये कि यह द्वीप समूह 1965 में ब्रिटेन द्वारा मॉरिशस से अलग कर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के रूप में स्थापित कर दिया गया। भैया ये पार्ट ब्रिटिश ओशियन का है, लेकिन क्या किया गया, यही विवाद था मेन चीज। 1968 में मॉरिशस को स्वतंत्रता मिली, लेकिन चागोस द्वीप समूह ब्रिटेन के नियंत्रण में ही रहा और तब से मॉरिशस लगातार इस चागोस द्वीप पर अपना जो है वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, अपना अधिकार क्षेत्र इस पर स्थापित करना चाहता है। फाइनली वाद विवाद, कई संधियों, कई समझौतों के बाद अब फाइनली जो है इस चागोस द्वीप समूह को पर इसका अधिकार किसका हो गया है, अब मॉरिशस का हो गया है। डाइम सो है कि यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, विवाद का कुछ मुख्य कारण है अवैध प्रत्यक्षण, ये इसका जो है मुख्य बिंदु है विवाद का। मॉरिशस का कहना है कि ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को अवैध रूप से अलग किया था और यह औपनिवेशिक युग का एक शेष अवशेष है, यह भी मुद्दा रहा है। स्थानीय निवासियों का निष्कासन 1960 और 70 के दशक में ब्रिटेन ने चागोस के मूल निवासियों को जबरन वहां से क्या कर दिया, हटा दिया, ताकि डिएगो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका का सैन्य अड्डा बनाया जा सके। इससे मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हुआ अपने आप, यानी कि ब्रिटेन ने अपने फायदे के लिए अमेरिका का जो है कहीं ना कहीं क्या किया, अपने आप में अमेरिका का, ताकि वहां पर एक तरीके से अड्डा बन सके, अमेरिका सैन्य अड्डा वहां पर बना सके। तो यह विवाद एक लंबे समय से चागोस द्वीप का चल रहा था और निश्चित तौर पर चागोस द्वीप समूह मॉरिशस के लिए एक दूरगामी कदम के रूप में साबित होगा अपने आप पे। ठीक है, तो चागोस द्वीप पर अलेक्सिस शॉर्ट नोट भी आ सकता है। मैं आपको टास्क देता हूं आप लोग को कि आज का 2 टास्क आपका है। पहला टास्क क्या है आपका, टास्क नंबर 1 है आपका आज का, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आपको पढ़ना है। क्या, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है आपको चागोस द्वीप, ठीक है, चागोस द्वीप, सॉरी ये दोनों आप लोग क्या करिएगा, प्लेट टेक्टोनिक और चागोस द्वीप के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डैम सॉरी कि यहां से प्रश्न आना पक्का है, ठीक है। चलिए तो ये सारे पॉइंट यहां पर आप देख पा रहे हो, विवाद के मुख्य मुद्दे थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला भी इसके रूप में आया हुआ था, तो ये सब बात आप भी यहां पर देखिएगा, ठीक है। चलिए चागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, भारत ने डियोगो गार्सिया सहित चागोस द्वीप समूह को फिर से मॉरिशस के पूर्ण नियंत्रण में सौंपे जाने का स्वागत किया है, बिल्कुल किया है। और 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सलाह दी थी कि ब्रिटेन को चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप देना चाहिए। ये 19 में जो है आईसीजे ने कहा था कि भाई ब्रिटेन आप उसको सौंप दे मॉरिशस को, लेकिन मान नहीं रहा था जो है ब्रिटेन। फाइनली अब जो है चीजें शट आउट हो गई हैं, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, में सी इज द राइट आंसर। चलिए एस जयशंकर ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोप भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। अब यही फैक्ट बन जाएगा कि बताओ ये जो सम्मेलन हुआ है, ठीक है, जर्मनी की राजधानी कहां पर? बर्लिन में। तो यूरोप भारत के राजदूतों के सम्मेलन में की अध्यक्षता जो की है किसने की है? एस जयशंकर ने की है, ठीक है। वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। चलिए वहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, आतंकवाद को किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, किस प्रकार से टेररिज्म पर हम कुठाराघात कर सकते हैं, और कई प्रकार के प्रमुख नीतियों पर चर्चा की गई। इसके अलावा भारत और यूरोप के मध्य में स्थापित हो रहे व्यापारिक संबंधों पर भी चर्चा व्यापक स्तर पर की गई है, ठीक है। ये सारे पॉइंट यहां पर ऑलरेडी यहीं पर लिखे हुए हैं। वही हाल ही में किसके द्वारा जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोप में भारत के राजदूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है? ये की गई एस जयशंकर, यानी कि जो है विदेश मंत्री हमारे हैं, ठीक है। चलिए नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक अभी हाल ही में नई दिल्ली में क्या हुई है? संपन्न हुई है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद की बैठक कहां पर हुई? नई दिल्ली में हुई। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो आपके पीएम यानी कि हमारे पीएम कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। इस वर्ष का जो विषय है नीति आयोग की 10वीं शासी परिषद का विषय क्या है? वर्ष 2027 के लिए विकसित भारत के लिए विकसित राज्य। आप जानते होंगे भारत सरकार ने लक्ष्य रखा हुआ है किस बात का? कि हमको 2047 तक क्या करना है? विकसित राष्ट्र बनाना है। और इसके लिए जरूरी है कि पहले हम अपने गांव को, अपने राज्य को क्या करें? विकसित कराएं। अगर हमने अपने गांव को सशक्त कर दिया, हमने अपने राज्य को सशक्त कर दिया, तो निश्चित तौर पर 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो निश्चित तौर पर क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। हालांकि इसके इतर आपकी हमारी भी अहम भूमिका इसमें है कि हम भी अपनी चीजों को बेहतर बनाएं। हम जो है क्या कहते हैं, पान पुकार खाते हैं, कहीं भी पीक मार देते हैं, क्या ना। अच्छी अच्छी बिल्डिंग में आपने देखा होगा सीढ़ियों के स्टेयर्स के किनारे कितनी सारी गंदगी फैली रहती है। इसके अलावा आपने कोई खाया, कुछ खाया, कहीं पार्क में है, कहीं स्टेशन पे है, आपने कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, नमकीन खाया, रैपर को फड़ा, आपने यूं ही फेंक दिया, ठीक है। अगर अगल बगल डस्टबिन रखी तो पूछ लो उससे कहाँ है। अगर आपके आसपास आपने कोई चीज खाया, आसपास अगर आपके डस्टबिन नहीं रख रही है, कोई बात नहीं, पॉलीथीन को हल्का सा मोड़िए और मोड़ करके अपने पॉकेट में डाल दीजिए, और जब आपको डस्टबिन दिखे तो वहां पर डाल दीजिए। आप घट नहीं जाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट डाउन नहीं हो जाएगी, बल्कि आपका सम्मान ही बढ़ेगा कि आप स्वच्छ भारत मिशन जैसे चीजों में आप सहयोग कर रहे हैं। तो हमेशा सफाई का ध्यान रखें। आज से अपने अंदर हैबिट डेवलप कीजिएगा कि अगर कहीं पर कोई भी चीज आप खाएं तो किसी दुकान पर भी जाएं। अगर दुकान पर कोई चीज खा रहे हैं तो अगर डस्टबिन नहीं है वो ऐसे ही फेंक रहे हैं, उनसे कहो कि भैया इतना सारा कुछ कर रहे हो, कम से कम एक 100 रुपए की 150 रुपए की डस्टबिन ला करके रख दो, है ना। 50 रुपए की छोटी सी बाल्टी में रख देंगे तो काम चल जाएगा उससे, है ना। तो ये बात अभी आप जो है कह सकते हैं उससे, सामने वाले से, ठीक है। क्योंकि हमारी आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के स्वच्छता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, है ना। क्योंकि शहर वालों से ज्यादा साफ कौन होते हैं? गांव वाले लोग। गांव को बुराई करते हैं गांव वाले, नहीं, गांव वाले सबसे ज्यादा साफ सुथरा होते हैं। गांव में चूल्हे पर खाना तब बनता है जब चूल्हे की लिपाई हो जाती है। आप जानते हो कि संभवतः अगर कभी गांव रहे होंगे, ठीक है, बिना उसको साफ किए नहीं। और यहाँ शहरों में गैस साफ हुई है नहीं हुई है कुछ नहीं, जब नहाया धोया, बिना नहा के लोग खाना बना रही हैं, कुछ मतलब नहीं है। उनको कहोगे खाना नहा के बनाना चाहिए, ज्ञान तुमको बांटेंगे दुनिया भर का। अच्छा, ये किसने कह दिया नहा के बनाना चाहिए? मैं तो नहीं नहाता। ये कौन सी बात होती है? अरे यार, रात में सोए हो भाई साहब, दुनिया भर के कीटाणु, दुनिया भर के गंदगी तुम्हारे शरीर में लगी हुई होगी। फ्रेश माइंड से बनाइएगा, अच्छा खाना बनेगा। लेकिन नहीं, मुंह की हल्का सा ब्रश किया, मुंह उठा के नींद में खाना बनाना शुरू कर दिया।
अरे किचन अपना शुद्ध होना चाहिए, है ना, शुद्धता होनी चाहिए। आपके कपड़े गंदे हो गए होंगे, आपकी बाकी चीजें गंदी हो गई होंगी, है ना, बॉडी स्मेल करने लगती है। तो ये सब साइंटिफिक रीजन है, इसके वैज्ञानिक कारण है ना, शुद्धता बहुत जरूरी है। चलिए, तो भैया अगर आप इसमें कुछ कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे इसमें बड़ी पंडिताई करते हैं आप। ये पंडिताई नहीं बल्कि ये वैज्ञानिक तरीके है ना। बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हो जाती हैं सुबह सुबह। तो इसलिए आपको पहले नहाना चाहिए, उसके बाद खाना बनाना चाहिए। ये हैबिट डेवलप कर लीजिए आप लोग, अगर नहीं है, ठीक है। ये इससे आप जो है, ये अंधविश्वास नहीं है, ये पिछड़ापन नहीं है, ये मॉडर्निटी है ना, ध्यान, ये विज्ञान है अपने आप में। इसलिए आपने कुछ ज्यादा होशियार समझते हो तो ध्यान देना इस बात का, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, एक तो जल्दी इंसान उठ नहीं पाता है, उठ नहीं पाएगा तो खाना क्या बनाएगा। खाना बनाने का भी आजकल लोगों का मन नहीं करता है। हम तो जी खाना नहीं बना के, कुक लगवा लीजिए जी, है ना। हाँ, शादी से पहले बातचीत हो जाती है, हम तो जी तुम्हारे पास रहेंगे, कुक लगवा लीजिएगा जी, झाड़ू पोछा लगवा लीजिएगा जी, है। बड़ा मामला गड़बड़ है भाई साहब आजकल, क्या कीजिएगा। 10वीं शासी परिषद की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और बहुत सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। और ये जो 10वीं शासी परिषद की बैठक है, इस देश की विकास चुनौतियों पर विचार विमर्श करने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राज्यों की भूमिका पर आम सहमति बनाने के लिए एक अनूठा मंच है। यानी कि इस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि जो विकसित भारत बनाने के लिए जो जो चुनौतियां हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर करें, कैसे सॉर्ट आउट करें, और विकसित भारत का लक्ष्य जो कि 2047 का है, उस 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की अहम भूमिका है, इसलिए हमें राज्यों को साथ में लेकर चलना चाहिए। और इसी से संबंधित एक कॉन्सेप्ट आप सुनते होंगे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहकारी संघवाद कहते हैं। और अगर हम वर्तमान में सहकारी संघवाद की संकल्पना को साकार करते हुए चलते हैं, निश्चित तौर पर वह दिन दूर नहीं जब हम 2047 नहीं बल्कि 2047 से ही पहले हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। यह बात ध्यान रखिएगा, जिसमें हमारी आप सभी की आम नागरिकों के भी उतने ही महत्व है जितने की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ, ये प्रश्न मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप बताइए कि मुझे कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। मुझे तुरंत कमेंट करो, बहुत ध्यान से, इसमें टेक्निकल एक मिस्टेक है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे सही बताएंगे। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, क्या होगा इसका उत्तर। देखो यहां पर क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, बस, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। और एक पॉइंट पे आप ध्यान रखिए, और ये देखो, ये जो बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है ना, और यहां पर किसने की है, गृह मंत्री लिखा हुआ है यहां पर। बस यही क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग ही पूछा है आपसे, तो बस केवल एक ये सही है आपका, ये वाला, ये गलत है, तो केवल एक कहां पर है, ए है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बस हो गया, ठीक है। चलिए, पर्यावरण 2025 सम्मेलन ये जो है आई थिंक मार्च में संपन्न हुआ था, लेकिन चर्चाओं में है। और नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, और आयोजनकर्ता जो है एनजीटी, इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण इसको बोलते हैं। निश्चित तौर पर आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आधे ही जो है टास्क में आपको देता हूं कि आप लोग एनजीटी के बारे में पढ़ लीजिएगा। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, एनजीटी का प्रमुख कार्य क्या है, और बहुत सारे कार्य होते हैं ना। तो आयोजनकर्ता इस पर्यावरण 2025 का कौन था, एनजीटी था, और उद्घाटनकर्ता जो थी वो कौन थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, है ना। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था एनजीटी द्वारा आयोजित पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और दीर्घकालिक पर्यावरण प्रबंधन के लिए भविष्य की कार्य योजना बनाना। यानी कि एनजीटी ने कहा था भाई इस समय कई मामलों पर जो है पर्यावरण को लेकर के हमें साथ में काम करना चाहिए, इसी के लिए जो है ये संपन्न हुआ था। एनजीटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो एनजीटी की स्थापना होती है 18 अक्टूबर 2010, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपके एग्जाम के खूब पूछता है। यह राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत जो है गठित किया गया था, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत। इसका एनजीटी का जो मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। हालांकि इसके मुख्यालय के अंतर्गत इसके कई क्षेत्रीय ब्रांचेस भी हैं, जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में है। उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना। किसका, एनजीटी का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना, पर्यावरण से संबंधित विवादों का त्वरित जो है निपटारा करना। अगर कोई कंपनी कुछ फ्रॉड करती है
ठीक है, तो एनजीटी खूब जुर्माना लगाती है उस पर, है ना, भयंकर वाला। चलिए, सतत विकास को प्रोत्साहित करती है और एनजीटी के कुछ अधिकार हैं। क्या क्या अधिकार हैं? यह संस्था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम आदि जैसे कानूनों के अंतर्गत मामलों की सुनवाई कर सकती है। यानी कि इन सब के अंतर्गत अगर कोई भी मामला आएगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल है ना भाई साहब, अधिकरण है अपने यहाँ पे, सुनवाई कर लेगा अपने यहाँ पे। इसे बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। इसमें न्यायिक यानी कि जुडिशियल और टेक्निकल विशेषज्ञ भी इसमें होते हैं इस पूरे एनजीटी में, ठीक है। तो ये एनजीटी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। कई बार एनजीटी में प्री पेपर प्रश्न पूछा है और कई बार एनजीटी क्या होती है इसके बारे में मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा जो है होती है? दृश्य किरणों में, एक्सरे में, अल्ट्रावायलेट में, या फिर इनमें से कोई नहीं? उत्तर आप सभी लोग बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। ये हो गया आज का वीडियो। बाकी डिकोड एग्जाम पर पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। यहां पर हम लोग प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों स्तरों की तैयारी कराते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इस कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं तो किसी बाहरी स्रोत को आपको जो है इस पर आपकी डिपेंडेंसी नहीं रह जाएगी। तो प्लीज इस पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। और इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस के वीडियो साथ में रहेंगे। ध्यान रखिएगा, प्री और प्लस मेंस की तैयारी साथ में, मतलब साथ ही में होती है, अलग अलग नहीं होती है, ठीक है। यहां पर आपको जो है डेली मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली आपका प्री का क्विज आपका, ठीक है, क्लासेस सारी की सारी आपकी। यहां पर एसए अलग से, सीसेट अलग से, आपको हिंदी अलग से, ये सब कुछ कराया जाएगा। आपके डाउट सेशन होंगे, मेंटरशिप दी जाएगी, आपको सारी हेल्प की जाएगी, कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। और इसके लिए आप, अगर आपको बेस्ट लेना है तो इसके लिए आप पीसीएस 2025 फाउंडेशन कोर्स लिख करके आप 8604409201 पर आप कॉल कर लीजिएगा। आपको कॉल आएगी, आप उससे बात कर लीजिएगा, चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और अगर आप इस कोर्स को लेते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं आप, तो आपकी सारी फीस जो है वापस कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर इंटरव्यू बारे में नहीं होता है तो भी आपकी फीस वापस कर दी जाएगी और पुनः से आपको आपका एडमिशन दोबारा से कर लिया जाएगा। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हैं, आप लोग चाहें तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने मेंस का क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर क्या तकनीक क्या है, ये आपको बताना है। 125 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। कितना? 135 वर्ड्स में सेमीकंडक्टर तकनीक क्या है, ठीक। ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सबसे बड़ी बात है मुस्कुराते रहिए, लोड मत लीजिए भाई साहब। वेद में कहा गया है कि प्राच्यो अगाम नृत्य हंसा, अर्थात जिंदगी हंसते खेलते हुए जीने की है। अंदर से पूर्ण शांत और गंभीर रहिए और बाहर से एक बच्चे के समान मुस्कुराते रहिए। शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट। अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।